हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अभी तक हम सेक्शन 229 तक कर चुके हैं और आज हम सेक्शन 230 एंड ऑनवर्ड्स की गेम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सेक्शन 239 से लेकर हम लोग अब सेक्शन 240 तक इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है जी, चलिए लेट अस प्रोसीड्स। तो पहला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 230 और सेक्शन 230 के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि ये सेक्शन पूरे के पूरे चैप्टर का बेस है। अगर ये बेस क्लियर है तो पूरा चैप्टर क्लियर है, और बेस क्लियर नहीं है तो फिर लोटा उठाओ, चलो हरिद्वार और बोलते जाओ हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। टेक्निकल चैप्टर है, मजा आएगा मगर करने से, और लगेगा कि ज्ञान में वृद्धि हुई है आज, मजेदार। ठीक है ना। चले, चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अच्छा, दो तरीके के शब्द अब आपको सुनाई दिए, एक कॉम्प्रोमाइज और एक अरेंजमेंट। ये एक फ्लो चार्ट उसके नीचे आपको नजर आया। अब फ्लो चार्ट के नीचे आ जाइएगा तो फिर और आपको कुछ सवाल नजर आए होंगे। ठीक है, फिर उसके नीचे ये देखिएगा पैरा नंबर 5.1, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में फर्क क्या होता है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी चल रही है मगर चलते चलते कंपनी को कमजोरी महसूस हुई और कमजोरी के कारण कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। किसके? क्रेडिटर में। तो क्रेडिटर और कंपनी के बीच में झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हुआ तो झगड़े के बाद फिर एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। तो यानी कि ये क्या मतलब, कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में होगा ना? ना, जरूरी थोड़े ना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में हो। तो यानी कि जब जब झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद कोई एग्रीमेंट होता है, आपस में समझौता होता है, तो उस समझौते को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज। इसका कोई एग्जांपल, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? हम क्रेडिटर का कुछ हक मारते हैं, कुछ मेंबर्स का हक मारते हैं और फिर कंपनी का रिवाइवल करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है जी। फिर दूसरा वर्ड क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब कंपनी और उसके क्रेडिटर्स या फिर मेंबर्स के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, बिना झगड़े के एक कंपनी प्रपोजल लाई जिसे क्रेडिटर्स और मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, अमालगमेशन हो रहा है कंपनी का, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कंपनी का, या फिर कंपनी का डीमर्जर हो रहा है। कहीं भी कोई झगड़ा नहीं है, बस एक सीधा प्रपोजल आया जिसे मेंबर्स और क्रेडिटर्स ने स्वीकार कर लिया, देन दिस इज कॉल्ड एज अरेंजमेंट। ठीक है जी। तो यहां पर कानून कॉम्प्रोमाइज की भी बात करता है इस चैप्टर में, या अरेंजमेंट की भी बात करता है। बट अच्छी बात यह है कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कॉम्प्रोमाइज के लिए क्या होगा और अरेंजमेंट के लिए क्या होगा। नाम बेशक दोनों के लिए अलग है, हमें ज्ञान मिल गया बस काफी है, बट इन दोनों के लिए जो भी कानून है वो बिल्कुल सेम है और सब कुछ सेक्शन 230 में लिखा हुआ है। तो हम जो ये प्रपोजल होता है, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज का हो या अरेंजमेंट का हो, उसे हम नाम देते हैं स्कीम। क्या? स्कीम। स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट। ठीक है जी। चलिए, अब चाहे झगड़ा हो या ना हो, मतलब अगर मान लीजिए कि झगड़ा हो या ना हो, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो या फिर अरेंजमेंट हो, होगा क्या? सबसे पहले एक स्कीम बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? स्कीम। ओके। इस स्कीम को प्रेजेंट किया जाएगा सबसे पहले किसके पास? एनसीएलटी के पास। अच्छा, प्रेजेंट कौन कर सकता है? ये स्कीम प्रेजेंट कर सकती है कंपनी खुद, कंपनी प्रेजेंट कर सकती है, मेंबर्स प्रेजेंट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं और लिक्विडेटर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इस स्कीम को कंपनी प्रेजेंट कर सकती है, मेंबर प्रेजेंट कर सकते हैं, क्रेडिटर कर सकते हैं और साथ में लिक्विडेटर भी, कंपनी को भी लिक्विडेटर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? एनसीएलटी को। अच्छा, बाकी सब तो समझ आ गया होगा, परंतु लिक्विडेटर कब सबमिट करेगा, ये एक सवाल है। लिक्विडेटर कब सबमिट करेगा? देखो जी, ऐसा हुआ, कंपनी का प्रपोजल गया है वाइंडिंग अप का, कि मतलब जी कंपनी ना वाइंडिंग अप में जा रही है, मतलब बंद होने वाली है। जब लिक्विडेटर के पास जाती है कंपनी वाइंडिंग अप के लिए, तो लिक्विडेटर ने देखा कि यार कंपनी मरने जा रही है मगर इसके तो बचाने का स्कोप है। यानी कि कंपनी में अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए जाएं तो कंपनी को बचाया जा सकता है। तो ऐसे केस में वो कंपनी जो कि अंडर लिक्विडेशन थी, क्या थी? अंडर लिक्विडेशन। जब आपके पास ये असाइनमेंट आएगा तो उसमें लिखा होगा ये चीज। तो कंपनी अगर लिक्विडेशन के अंदर थी और लिक्विडेटर ने देखा कि मैं इस कंपनी को बचा सकता हूं अब, तो वो भी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट सबमिट कर सकता है। किसको? एनसीएलटी को।
तो यानी कि सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्कीम क्यों कहा अभी पता लग जाएगा, क्योंकि मेंबर्स और क्रेडिटर्स की अप्रूवल नहीं है इस पे। हाँ जी, ड्राफ्ट स्कीम किस चीज की, ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। तो ये स्कीम सबमिट हुई किसको, एनसीएलटी को। रेफर नोट लिखा हुआ है, देखेंगे अभी। अब स्कीम के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जाने चाहिए, कौन कौन से, माफी मतलब एम, मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है। अगर कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है, जरा ये भी बता देना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जाने चाहिए किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास। आइए जी, अब ट्राइब्यूनल के पास डॉक्यूमेंट गए, अब ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ट्राइब्यूनल एक आदेश जारी करेगा, जिस आदेश के अंतर्गत ट्राइब्यूनल कहेगा कि चलिए जी मीटिंग ऑफ मेंबर्स या क्रेडिटर्स बुलाई जाए। हाँ जी, किसकी मीटिंग बुलाई जाए, मेंबर्स की या फिर क्रेडिटर्स की एक मीटिंग बुलाई जाए। ओके, अब मीटिंग कैसे बुलाओगे, नोटिस के द्वारा। तो फिर नोटिस ऑफ द मीटिंग भी डिस्पैच करने के बाद ट्राइब्यूनल कहेगा। फिर वो ये भी कह सकता है कि पर्सन टू हुम द नोटिस ऑफ मीटिंग टू बी सर्व्ड, मतलब देखो जी ऐसा है अगर मैं कहूं कि 5 आज तारीख है, मान लीजिए 5 मई, ठीक है, तो 5 मई, अच्छा आज तो संडे है, मान लो 6 मई के दिन अगर मैं कहूं कि भाई साहब लाखों मेंबर जो है मेंबरशिप एक्सचेंज करेंगे किसी पार्टिकुलर कंपनी से, फॉर एग्जांपल जेपी एसोसिएट की बात करते हैं। अब हालांकि आजकल शेयर उसके बिक नहीं रहे, बट फिलहाल मान लीजिए अगर बिकते हो, कंपनी हालत खराब है, तो लाखों मेंबर्स शेयर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर अगले दिन दोबारा लाखों मेंबर शेयर एक्सचेंज करेंगे। तो किस दिन की लिस्ट ऑफ मेंबर को फाइनल करके हमें उस पार्टिकुलर डे पर जो लिस्ट ऑफ मेंबर होगी उनको नोटिस देना है। मतलब मेंबर्स को जब मैं नोटिस देना है या फिर क्रेडिटर्स को अगर मुझे नोटिस देना है तो कौन से पार्टिकुलर डे के मेंबर या क्रेडिटर्स को नोटिस देना, तो वो ये बताता है कि नोटिस ऑफ द मीटिंग किस किस को भेजा जाएगा, मतलब किस दिन की लिस्ट पे भेजा जाएगा। ठीक है जी, आगे मेंबर्स में अपीयर इन पर्सन और प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट। देखो जी, पर्सन भी आ सकते हैं मीटिंग करने के लिए, प्रॉक्सीज भी आ सकते हैं, या फिर वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी आ सकते हैं। अच्छा, पोस्टल बैलेट का मतलब क्या हुआ, जैसे ऑलरेडी हमने चर्चा की है सेक्शन 180 वगैरह में, पोस्टल बैलेट का मतलब घरों पे बैठ के भी वोटिंग की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये सब कौन चीजें अलाउ करेगा, ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल ही नोटिस भी डिस्पैच करवाएगा, डेट ऑफ मीटिंग भी बताएगा, वो ये भी बताएगा कि किसको भेजा जाना चाहिए, कौन सी लिस्ट पर भेजा जाना चाहिए, और ये भी बताएगा कि मेंबर को पर्सनल आना पड़ेगा, प्रॉक्सी के रूप में या पोस्टल बैलेट हो सकता है, सब कुछ ट्राइब्यूनल विल डिसाइड। ठीक है, अगली बात, क्या ऐसा हो सकता है कि मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स से छुटकारा पाया जा सके, तो लॉ ने कहा हाँ जी ऐसा हो सकता है कि क्रेडिटर्स की मीटिंग करने की जरूरत नहीं है अगर 90% और मोर इन वैल्यू, 90% और मोर इन वैल्यू, अगर जो क्रेडिटर हैं वो वैसे ही अपनी कंसेंट दे देते हैं कि भैया हमारी कंसेंट है। अगर 90% क्रेडिटर की कंसेंट आ जाती है कि दे एग्रीड to whatever mentioned in the scheme of the compromise oblique arrangement that has been submitted to NCLT, तो फिर उनकी मीटिंग बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बट ये बात लॉ मेकर्स ने केवल क्रेडिटर्स के लिए लिखी, क्या मेंबर्स में भी ऐसा अप्लाई होना चाहिए, नहीं लिखा। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि 100% मेंबर्स की भी कंसेंट अगर आ गई प्रायर टू द मीटिंग कि हमें मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, तब भी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, हाँ तब भी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। यानी कि what if the 100% members providing their consent, whether meeting of the members may be avoided as per the view expressed by the principal bench of the NCLT। प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनसीएलटी बैठती है दिल्ली में, यानी कि ये सबसे बड़ी बेंच है। तो इनका व्यू क्या है कि ऐसे केस में मीटिंग बुलानी पड़ेगी, यस, नो एग्जम्पशन, यानी कि कोई एग्जम्पशन नहीं है, मीटिंग तो आपको इस केस में बुलानी ही पड़ेगी। अब हालांकि मैं इस बेंच के जजमेंट से मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूं, बट ठीक है, अब जजेस हैं तो क्या कर सकते हैं भाई, हमसे कई गुना समझदारी है। एक बात बताओ ना, 100% मेंबर्स कह रहे हैं कि हमें मत बुलाओ, हमारी कंसेंट है, तो क्या जबरदस्ती है क्या बुलाना। बट बड़ा ही मतलब वो होते हैं ना ढाक के पात, मतलब जो लिखा हुआ है उसी पे अटकना है बस, उससे आगे नहीं दिमाग लगाना, तो वही बात है बस। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, कांट हेल्प इट, तो लिखा है जी कि हाँ जी बुलानी पड़ेगी मीटिंग, तो बुलानी पड़ेगी। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब
ट्राइब्यूनल ने कहा जी मीटिंग बुलाओ, ठीक है जी, मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग के लिए नोटिस डिस्पैच हुआ, प्लस नोटिस जो है वो न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट में भी पब्लिश हुआ, मतलब न्यूज़पेपर में भी नोटिस दिया गया। अच्छा, अब मैंने कहा जी नोटिस डिस्पैच जब किया जाएगा तो मेंबर्स या क्रेडिटर्स को, दोनों की मीटिंग अलग अलग होती है, पहले मेंबर्स की मीटिंग होती है फिर क्रेडिटर्स की। अगर मेंबर्स की मीटिंग सुबह हो रही है तो क्रेडिटर्स की मीटिंग दोपहर या शाम को हो सकती है, या फिर मेंबर्स की मीटिंग अगर दोपहर या शाम को हो रही है तो क्रेडिटर्स की मीटिंग अगले दिन बुला सकती है कंपनी। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, ध्यान रखोगे जब तुम जाओगे रियल वर्ल्ड में। हाँ जी, मतलब रियल वर्ल्ड में ही हो, और अगर कोई ऐसा केस आता है तो ध्यान रखना। नोटिस टू बी डिस्पैच टू द मेंबर्स ऑब्लिक क्रेडिटर्स अलोंग विद, हाँ जी, किसके साथ, CDE। CDE का मतलब कॉपी ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो तो शेयर्स वगैरह का, एसेट्स वगैरह की एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जानी चाहिए। नेक्स्ट, पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए उनको कि इस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में कंपनी क्या करने जा रही है। साथ में ये जो प्रपोज कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स या KMP या फिर प्रमोटर्स या फिर नॉन प्रमोटर्स, मतलब सबके हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट का। कोई एग्जांपल? यस, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में क्रेडिटर्स के साथ कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है कि क्रेडिटर्स अपने 2 साल की इंटरेस्ट पेमेंट को भूल जाएंगे, नहीं याद करेंगे, वो 2 साल का इंटरेस्ट वो वेव कर रहे हैं। तो बताना है कि क्रेडिटर्स के हितों पे क्या प्रभाव पड़ा है। इसी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में लिखा है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने पिछले 2 साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी अब नहीं लेंगे। तो बताना है प्रमोटर्स के हितों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो मतलब हर एक के हितों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है स्कीम का। द इफेक्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द KMP प्रमोटर नॉन प्रमोटर्स क्रेडिटर्स हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। ठीक हो गई इतनी बात। आगे, जब ये नोटिस डिस्पैच किया जाएगा अलोंग विद द CDE, C कॉपी ऑफ वैल्यूएशन, D डिटेल ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट, E इफेक्ट, साथ में ही ये नोटिस डिस्पैच किया जाएगा कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को भी, लाइक सेबी, लाइक RBI, लाइक इनकम टैक्स, लाइक स्टॉक एक्सचेंज, लाइक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अमेलगमेशन का मामला है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का बीच में इन्वॉल्व होना जरूरी हो जाता है। तो फिर इन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को भी नोटिस दिया जाएगा। अच्छा, नोटिस दे दिया गया, अब फिर क्या होगा, इनकी रिप्रेजेंटेशन को रिसीव किया जाएगा। विद इन 30 डेज दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन। बट अगर ये लोग 30 डेज के अंदर अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट नहीं करते हैं तो हम मान लेंगे कि इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम ये बात मान लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा, पक्की बात है, कौन से सेट में पूछा जाए ये नहीं कह सकता, बट पूछा जाएगा ये कंफर्म है। बिना इस पॉइंट के सेक्शन, इस चैप्टर का मजा ही नहीं है। तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। वर्ड लिखा है इन द क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका क्रेडिटर से झगड़ा है, क्रेडिटर्स में भी आपका केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर से झगड़ा है, तो उस मीटिंग में केवल क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, यानी कि वो पार्टिकुलर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स आएगी जिससे आपका झगड़ा है। फॉर एग्जांपल आपका झगड़ा केवल 10% डिबेंचर से है तो केवल 10% डिबेंचर्स ही आएंगे अगर झगड़ा है। बट अगर झगड़ा नहीं है, अरेंजमेंट हो रहा है, तो सारे क्रेडिटर्स आएंगे। बट अगर झगड़ा है तो वो पार्टिकुलर क्लास आएगी, ठीक है। सिमिलरली मेंबर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर से झगड़ा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर से झगड़ा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे। यानी कि जिस क्लास से झगड़ा है वो पार्टिकुलर क्लास आएगी, और उनसे अगर झगड़ा नहीं है तो पूरे, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, क्रेडिटर्स सब आएंगे। मतलब एक साथ नहीं, क्रेडिटर्स की अलग मीटिंग और इक्विटी वालों की अलग मीटिंग और प्रेफरेंस वालों की अलग मीटिंग, इस तरीके से होगी। तो मीटिंग को हमने नाम क्या दिया? मीटिंग को नाम दिया क्लास मीटिंग। क्या नाम दिया? क्लास मीटिंग। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, इन द क्लास मीटिंग, क्योंकि वो पार्टिकुलर क्लास की मीटिंग होती है जिससे भी आपका झगड़ा है, बस वही आ रहा और कुछ नहीं, ठीक है। स्कीम शैल बी अप्रूव्ड बाय सच मेंबर्स पब्लिक क्रेडिटर्स हु आर मेजॉरिटी इन नंबर्स। ये जो शब्द जिनका मुंह काला किया हुआ है बड़े ध्यान से देखना, मेजॉरिटी इन नंबर्स एंड 3/4 इन वैल्यू। दोनों कंडीशन देखनी है, मेजॉरिटी इन नंबर्स एंड 3/4 इन वैल्यू अमंग्स दोस, कौन? जो प्रेजेंट भी हुए हैं
एंड वोट भी कर रहे हैं या फिर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पोस्टल बैलेट में से, उनमें से जो प्रेजेंट भी हैं प्लस वोट भी कर रहे हैं, उनमें से 3/4 इन वैल्यू प्लस मेजॉरिटी इन नंबर्स। अभी मैं इसके ऊपर सवाल बना के दिखाता हूं कि कैसे कैसे सवाल बने हुए हैं आगे। वही तो मजेदार है, असली केस तो वही है फिलहाल। अब इस मीटिंग का एक चेयरपर्सन होता है। अच्छा, चेयरपर्सन कहां से आता है? मीटिंग का चेयरपर्सन नॉर्मली क्या करता है, क्योंकि एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाई है, तो एनसीएलटी मीटिंग जब बुलाता है तो मीटिंग में चेयरपर्सन भी एनसीएलटी ही अपॉइंट करता है। किसको चेयरपर्सन अपॉइंट करता है? अपने ट्राइब्यूनल के कोई सीनियर मोस्ट जो एडवोकेट होते हैं ना, कई सीनियर होंगे ऐसे, तो उनमें से किसी को भी चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है। मतलब ही इज अ काइंड ऑफ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट होता है ट्राइब्यूनल का, तो ये बनता है चेयरपर्सन उस मीटिंग का। और ये सीनियर एडवोकेट मीटिंग हो जाने के बाद फिर रिपोर्टिंग करता है किसको? एनसीएलटी को, कि मीटिंग के अंदर क्या कंसेंट जो रिक्वायर्ड है लॉ में क्या आई या नहीं आई। अब दोबारा से एक एप्लीकेशन दी जाती है एनसीएलटी को। इसे आप रियल लाइफ में क्या कहते हैं पता है? इसे रियल लाइफ में इस एप्लीकेशन को नाम दिया जाता है सेकंड मोशन एप्लीकेशन। दोबारा बोलो, सेकंड मोशन एप्लीकेशन नाम दिया जाता है इसे। अच्छा, ये सेकंड मोशन एप्लीकेशन किसको दी गई? एनसीएलटी को, कि अब आप इस स्कीम को सैंक्शन कर दीजिए। सेकंड मोशन क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एप्लीकेशन एनसीएलटी को सबसे पहले गई थी वो फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन थी, जिसके अंतर्गत जिसको देखने के बाद एनसीएलटी ने मीटिंग्स बुलाई थी। अब सेकंड ऑफ मोशन एप्लीकेशन मेंबर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग में अप्रूवल के बाद बुलाई जाती है और कहा जाता है कि देखो जी, अब हमें रिक्वायर्ड अप्रूवल प्राप्त हो चुकी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के भी कमेंट आ चुके हैं और क्रेडिटर्स और मेंबर्स की भी अप्रूवल आ चुकी है, बस आपकी ही अप्रूवल का इंतजार है। तो एप्लीकेशन एनसीएलटी को दी जाती है टू सैंक्शन सच स्कीम। अच्छा, जब एप्लीकेशन दी जाती है तो साथ में एक सर्टिफिकेट ऑडिटर का लगाया जाता है कि जो भी रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट पर, उन सबका ड्यूली पालन किया गया है, दे हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड। ठीक है जी। अब एनसीएलटी फिक्स करेगा डेट ऑफ हियरिंग प्लस ऑर्डर पास करेगा, जो भी उसे ऑर्डर पास करने हैं। ऑर्डर में वैसे तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, मगर फिलहाल ट्राइब्यूनल कुछ मुद्दों पर जरूर डिस्कशन करेगा। फॉर एग्जांपल सीपीई, मतलब याद रखना, ऐसे ध्यान रखना, सीपीआरस होते हैं ना, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो उसके बाद, तो वो उनकी बात कर रहा है। हाँ जी। अगर मान लीजिए झगड़ा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लेकर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेकर अगर झगड़ा हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिलेशन में ऑर्डर पास किया जा सकता है कि जहां पर कह दिया जाएगा कि इन प्रेफरेंस को कन्वर्ट कर दो इक्विटी को, यानी कि इनको वोटिंग पावर दे दो, एंड जो उनका डिविडेंड अनपेड चल रहा है वो या तो कैश में पेमेंट कर दो या फिर उसके बराबर के और इक्विटी शेयर उन्हें दे दो। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेकर झगड़ा है तो ये ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है। दूसरी बात, क्रेडिटर्स के साथ झगड़ा हो रहा है तो फिर उनको प्रोटेक्शन की बात की जा सकती है। अगर मान लीजिए हमने कहा 3/4 की कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ लोग कंसेंट नहीं देंगे? ऑब्वियसली 3/4 लिखा है ना, तो बाकी 1/4 तक तो कंसेंट नहीं देंगे, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना। उनको कहा जाता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अब इन सभी के सभी डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक सम्मानजनक विदाई दिलाई जाती है। अब वो किस प्राइस पे दिलाई जाएगी ट्राइब्यूनल बताएगा, मतलब एग्जिट अपॉर्चुनिटी या एग्जिट ऑफर दिया जाएगा टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब ये सब होने के बाद डेट ऑफ हियरिंग प्लस ऑर्डर्स पास किए किसने? एनसीएलटी ने। स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट को सैंक्शन कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब एक बार स्कीम सैंक्शन होने के बाद क्या यह पॉसिबल है कि शायद उस पर कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन या अपील फाइल ना की जाए किसी के द्वारा? यस, पॉसिबल है। तो अगर मान लीजिए कोई अपील फाइल नहीं की जा रही है तो आप क्या करेंगे? इस स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा आरओसी के सामने, यानी कि इस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है ट्राइब्यूनल का, उसको सबमिट कर दिया जाएगा आरओसी को। कॉपी ऑफ ऑर्डर प्लस साथ में कॉपी ऑफ स्कीम ये भी सबमिट कर दी जाएगी, प्लस ई फॉर्म INC 28। ये कब होगा? इफ नो अपील, अगर कोई अपील नहीं हुई तो। अच्छा,
परंतु मान लीजिए अगर अगर आपको ऑब्जेक्शन है, अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल के द्वारा पास किए गए ऑर्डर पे आपको ऑब्जेक्शन है, तो फिर अपील फाइल होगी। यानी कि अगर मान लीजिए अपील फाइल हुई है टू किसको, एपिलेट ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी के ऊपर कौन आता है, एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो अगर एपिलेट ट्राइब्यूनल को अपील फाइल की गई है तो अब क्या होगा, अब एनसीएलएटी इस स्कीम को देखेगा। अब स्कीम को देखने के बाद अगर एनसीएलएटी ने भी ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ जी मेरी तरफ से भी स्कीम अप्रूव्ड है, तो अब आप क्या करोगे, लो जी अब आप आरओसी के पास फाइल करेंगे एनसीएलएटी का ऑर्डर, कॉपी ऑफ स्कीम या कॉपी ऑफ एनसीएलएटी का ऑर्डर, और साथ में ई फॉर्म INC 28। यानी कि या तो एनसीएलटी का ऑर्डर फाइल करोगे साथ में, या फिर एनसीएलएटी का ऑर्डर फाइल करोगे। डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्शन रेज की गई है या नहीं रेज की गई, अपील फाइल की गई है या नहीं फाइल की गई है। ठीक हो गई है इतनी बात, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलिए जी। अब उसके बाद आता है, आइएगा पहले वापस आइएगा, यहां पर वापस आइएगा, एक बार जरा फटाफट रिकॉल करते हैं। तो मैंने कहा जी सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कंपनी के अंदर झगड़ा हो रहा था, या झगड़े के बिना कोई अरेंजमेंट वगैरह हुआ, मतलब या तो कॉम्प्रोमाइज हुआ या अरेंजमेंट हुआ। तो एक स्कीम बनाई गई, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, जो कि कंपनी के द्वारा या मेंबर्स के द्वारा या क्रेडिटर्स के द्वारा या लिक्विडेटर के द्वारा सबमिट कर दी गई ड्राफ्ट स्कीम, किसको, ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल ने स्कीम को देखने के बाद क्या किया, एक मीटिंग अरेंज करवाई। अच्छा, स्कीम के साथ में आपको कुछ और डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं ट्राइब्यूनल को, लाइक माफी, एम माने तो मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू कंपनी, ए मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट, एफ मतलब लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट, एंड आई मतलब इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस अगर कंपनी के खिलाफ कुछ चल रही है तो। एनसीएलटी क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स के सबमिट होने के बाद ऑर्डर करेगा कि हाँ जी एक मीटिंग ऑफ द मेंबर्स या फिर क्रेडिटर्स बुला ली जाए। अब नोटिस ऑफ द मीटिंग या फिर क्रेडिटर डिस्पैच किया जाएगा, और ये भी बताएगा एनसीएलटी की कौन सी लिस्ट पर भेजना है आपको, साथ में कौन सी लिस्ट ऑफ द मेंबर किस दिन की होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स किस दिन की होनी चाहिए। साथ ही ये भी बताएगा कि अगर मेंबर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो वो क्या वो पर्सन में आएंगे या प्रॉक्सी में आएंगे या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू भी मीटिंग हो सकती है। ठीक है जी। परंतु अगर 90% और मोर, 90% और मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स, अगर दे प्रोवाइड देयर कंसेंट, अगर वो कंसेंट दे देते हैं, तो वी कैन डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, बट दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल एज फार एज द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स इज कंसर्न। तो यानी कि मेंबर्स की मीटिंग तो बुलानी ही बुलानी पड़ेगी। फिर अब होगा क्या, डिस्पैच ऑफ नोटिस जो है इंडिविजुअली सबको किया जाएगा, मतलब चाहे पोस्ट, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करो या फिजिकली मोड के थ्रू करो। साथ में ही न्यूज़पेपर एक एडवर्टाइजमेंट भी निकाली जाएगी। अब जब साथ में नोटिस दिया जाएगा तो नोटिस के साथ में CDE मतलब कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट भी दी जाएगी, पूरी की पूरी डिस्क्लोजर किया जाएगा स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का, और साथ में E बोले तो इफेक्ट बताया जाएगा इस स्कीम का, क्या क्या प्रभाव होने वाला है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर्स एंड KMPs, क्रेडिटर्स, सारा बताया जाएगा। अगली बात, ये स्कीम जो है, इसका नोटिस जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक इनकम टैक्स, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को भी दिया जाएगा, और इन अथॉरिटीज के पास 30 दिन का समय रहेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन वो रेज करना चाहते हैं तो दे कैन रेज, एल्स माना जाएगा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उनका डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। अब होगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग के अंदर मेंबर्स की मीटिंग अलग होगी, क्रेडिटर्स की मीटिंग अलग होगी। मेंबर्स की मीटिंग या क्रेडिटर्स की मीटिंग दोनों में हमें कंसेंट चाहिए अलग अलग, मतलब मेजॉरिटी नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू में कंसेंट चाहिए। किनसे, वो लोग जो कि मीटिंग के अंदर आए प्लस जिन्होंने वोट किया है, सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, ये अभी डिस्कशन करेंगे, और या फिर जिन्होंने पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग की है। फिर उसके बाद अब चेयरपर्सन अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाकर एनसीएलटी को सबमिट कर देंगे, इसे हम रियल लाइफ में सेकंड मोशन एप्लीकेशन कहते हैं। अब एप्लीकेशन जब एनसीएलटी को सबमिट होगी तो साथ में ऑडिटर की एक रिपोर्ट लगाई जाएगी जिसमें वो बताएगा कि हाँ जी मैंने चेक कर लिया है, और जो भी AS या इंड AS, अमेलगमेशन, मर्जर या फिर डीमर्जर या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे लगते हैं, उन सब का पालन कर लिया गया है। उसके बाद ट्राइब्यूनल अपना आदेश जारी करेगा, और आदेश में कुछ चीजों पर खास जोर दिया जाएगा, लाइक CPE, C मतलब
जो कन्वर्जन है, जो मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर को लेकर अगर झगड़ा हो रहा है तो ऑर्डर में कहा जा सकता है कि प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर में, बट एज फार एज देयर डिविडेंड इज कंसर्न आइदर दिस डिविडेंड मे बी पेड इन कैश और इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। पी, प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर्स के बात की जाएगी कि बाकी क्रेडिटर्स के हितों का इंटरेस्ट कैसे रखा जाएगा ये बताया जाएगा। और ई मतलब एग्जिट ऑफर, एग्जिट ऑफर दिया जाएगा उन लोगों को जो कि डिसेंट कर रहे हैं इस स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट से। अब एनसीएलटी का ऑर्डर पास हुआ, एनसीएलटी का ऑर्डर पास होने के बाद दो सिचुएशन बन सकती है, या तो आप अपील फाइल करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ जी, अगर आप अपील फाइल करते हैं, अगर आप नहीं करते तो फिर एनसीएलटी का ऑर्डर आप आरओसी को जमा कराएंगे प्लस कॉपी ऑफ स्कीम आरओसी को जमा कराएंगे प्लस आईएनसी 28 आप किसके पास, आरओसी के पास जमा कराएंगे। बट अगर एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी के पास अपील फाइल होती है तो फिर आरओसी के पास फाइलिंग होगी आईएनसी 28 प्लस स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्लस ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, वो क्या है, ऑब्जेक्शन टू बी रेज्ड बाय द शेयर होल्डर ऑब्लिक क्रेडिटर, रेफर नोट लिखा है। नोट पे हम बात करते हैं अभी। फिलहाल सबसे पहले आइएगा, जो सबसे ऊपर दिया हुआ ना रेफर नोट, इसको मैं करता हूं रेफर नोट नंबर 1। डोंट वरी, आपके नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं, रेफर नोट नंबर 1। और इसे मैं करता हूं रेफर नोट नंबर 2, ऑब्जेक्शन टू बी रेज्ड को नोट नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं नोट नंबर 1 की तरफ। आइएगा नोट नंबर 1। हाँ, नोट नंबर 1 कहता है कि मान लीजिए ये जो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट है ये क्या है, where the scheme of the compromise oblique arrangement is presented in the form of the CDR, corporate debt restructuring। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, एक्चुअल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बैंकों के लिए एक स्पेशल राइट दिया हुआ है। वो स्पेशल राइट क्या है कि देखो जी, अगर बैंकों तुम्हारा डिफॉल्ट होता है तो सारे बैंक मिलकर आपस में एक मीटिंग करो, सिक्योर्ड जितने भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो सब आपस में एक मीटिंग करो। उस मीटिंग में 75% इन वैल्यू अब डिसीजन लो कि इस क्लाइंट का करना क्या है। फॉर एग्जांपल, क्या इसे पेमेंट के लिए और टाइम देना है या नहीं देना, या लिक्विडेशन में जाना है, या फिर और लोन सैंक्शन करना है। जो भी डिसीजन है 75% इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स वो डिसीजन ले लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये निर्धारित ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनके अनुसार अगर 75% in value of the creditors are agreeing to certain point then or to certain scheme, then this scheme is called as corporate debt restructuring। अभी तक क्या होता था कि बस 75% इन क्रेडिटर्स की कंसेंट आ गई सिक्योर्ड क्रेडिटर की और वो स्कीम अप्रूव मान ली जाती थी क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी। परंतु सोचो ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर तो अपने बारे में सोचेंगे, व्हाट अबाउट द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड व्हाट अबाउट दोज 25% सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने कंसेंट नहीं दी। इन सबके बावजूद भी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग तो अप्रूव हो गई। इसलिए लॉ मेकर्स ने अब चेंज किया और कहा कि अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की कोई स्कीम है जो कि 75% इन वैल्यू ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर अप्रूवल हो जाती है तो वो स्कीम भी पहले ट्राइब्यूनल के पास जाएगी और जब ट्राइब्यूनल की अप्रूवल आएगी तभी वो फाइनल मानी जाएगी। यानी कि सीडीआर की स्कीम भी एनसीएलटी के पास फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन के रूप में जाएगी। एनसीएलटी बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑब्लिक क्रेडिटर्स बुलाएगा, वहां पर उसी तरीके से कंसेंट होगी, मेजॉरिटी नंबर प्लस 3/4, तब जाकर सेकंड मोशन एप्लीकेशन आएगी और तब जाके स्कीम को अप्रूव माना जाएगा। यानी कि सीडीआर की स्कीम भी एज इट इज सीडीआर होने से कुछ नहीं होगा, सीडीआर की स्कीम को भी अप्रूवल तब माना जाएगा जब एनसीएलटी उसे अपनी अप्रूवल प्रदान करेगा। तो ये लिखा गया है कि वेयर द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट इज प्रेजेंटेड सीडीआर की फॉर्म में, तो where the scheme of CDR is proposed along with the scheme of the compromise oblique arrangement, यानी कि compromise oblique arrangement में अगर आप scheme of CDR propose कर रहे हो तो फिर which has been consented by at least 75% of the secured creditor in value, then following shall also be submitted with the scheme। यानी कि जो first motion application है ना, जो first motion application है along with फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन, तो जब फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन के साथ में माफी सबमिट करोगे ना MAFI,
उसके साथ में ये भी सबमिट करोगे क्या, सेफगार्ड ऑफ VCR, मतलब पुराने जमाने में, आजकल तो वो चलता है ना नेटफ्लिक्स वगैरह, पहले क्या चलते थे केबल टीवी, फिर उससे पहले VCR वगैरह चलते थे ना, तो वो ध्यान रखना थोड़ा। सेफगार्ड ऑफ, हाँ जी, बाकी सिक्योर्ड क्रेडिटर के हितों के बारे में क्या लिखा है CDR स्कीम में, ये देखा जाएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में क्या लिखा है, ये भी देखा जाएगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। क्रेडिटर्स की इस स्कीम में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, मतलब क्लाइंट को बचाने की कोशिश में क्या क्रेडिटर ऐसा हो सकते हैं कि कुछ फाइनेंस दे रहे हो क्लाइंट को बचाने के लिए, जैसे कि विजय माल्या को बचाने के लिए 4,500 करोड़ का एडिशनल लोन दिया गया था। आर रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि जो इस स्कीम में कहा गया है फंड रिक्वायरमेंट, उनके एस्टिमेट्स इसे कंफर्म करते हैं कि हाँ जी दिस इज द राइट चॉइस बेबी। मतलब ये जो भी स्कीम में क्रेडिटर ने कहा है, हम कसम खाते हैं कि इतना पैसा तो हम लाएंगे ही लाएंगे। जैसे विजय माल्या ने कहा था कि मैं 2,000 करोड़ तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, नहीं ला पाया था, स्कीम फेल हो गई थी। बट फिलहाल रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो फंड रिक्वायरमेंट है जो भी स्कीम में लिखी गई है, दैट इज कंफर्म एज पर द एस्टिमेट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक हो गई इतनी बात भी, क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब आता है सबसे वाइटल पॉइंट, ये लो जी, डिसाइड वेदर द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड और नॉट। आपने बताना है कि डिफरेंट सिनेरियो हैं जहां पर स्कीम अप्रूव्ड हुई है या नहीं, ये बताना है। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, टोटल मेंबर्स थे 1000, मीटिंग अटेंड की गई है बट 200 मेंबर्स ओनली। होल्डिंग ऑफ द अटेंडेड जो आए हैं 200 मेंबर्स, उनके पास 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीस की होल्डिंग है, मेंबर्स है ना, तो 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है इनके पास। फेवर में आए 70, जो फेवर में आए उनकी होल्डिंग है 4 लाख, अगेंस्ट में कोई था ही नहीं। एब्सेंट में 130 थे, जो एब्सेंट में थे उनके पास होल्डिंग थी 1 लाख। ओके, मेरे को देखना है मेजॉरिटी इन नंबर्स प्लस 3/4 इन वैल्यू, बट किन में से? जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है प्लस वोट किया है। अटेंड प्लस वोट दोनों देख लो किसने किया है, तो मैं कहूंगा 70 ने। 70 में से ये तो नंबर्स हुए, नंबर्स। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कितना हुआ? 4 लाख। सर ये जो 130 है जिसने वोट नहीं किया ना, तो फिर प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होगा, अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, मुझे अटेंड प्लस वोट देखना है, ध्यान रखना, अटेंड प्लस वोट। तो अटेंड प्लस वोट कितना है? 17 नंबर्स प्लस 4 लाख अमाउंट। अब 17 नंबर्स में से मेजॉरिटी फेवर में होने चाहिए, सारे ही फेवर में है। 4 लाख में से 3/4 फेवर में होने चाहिए, सारे ही फेवर में है। तो फिर क्या मेजॉरिटी नंबर की कंसेंट मिली? यस। क्या 3/4 इन वैल्यू की कंसेंट मिली? यस। स्कीम अप्रूव्ड हो गई? यस। भाई बोलो ना हाँ, ठीक है। आगे आइएगा सेकंड पर। 1000 टोटल मेंबर थे, 200 आए, 5 लाख उनके पास वोटिंग कैपिटल थी। 101 फेवर में थे, 4 लाख की उनके पास कैपिटल थी। 99 अगेंस्ट में थे, 1 लाख की उनके पास कैपिटल थी। अटेंडेड प्लस वोटेड कितने हैं? नंबर्स में बताना, नंबर्स में, तो मैं कहूंगा नंबर्स में हो गए 200। अच्छा, अमाउंट में बताइएगा आप, अमाउंट, हाँ जी, 41 प्लस 5 लाख। ओके, अब मेजॉरिटी इन नंबर्स हो गया, 101 बन गया। अच्छा, 5 लाख का 3/4, 5 लाख का 3/4 कितना बना? 3/4 मतलब 4.75, 4 लाख की नहीं 3.75 बना ना। 5 लाख का 3/4, हाँ 3.75 की कंसेंट चाहिए और 4 लाख की कंसेंट आ चुकी है, फेवर में 4 लाख है, तो वैल्यू भी हो गया। यस, स्कीम इज अप्रूव्ड। यस, स्कीम इज अप्रूव्ड। समझ आया? तीसरा एग्जांपल, 500, 200 प्रेजेंट थे, 5 लाख की वोटिंग पावर, 70 अगेंस्ट में थे और 4 लाख की वोटिंग, नहीं कुछ गड़बड़ होगी ना। हाँ, ये 200 क्या है, 200 क्या है, 200 अटेंडेड बाय, अच्छा अटेंडेड बाय, हाँ फेवर में थे 70
और 4 लाख की वोटिंग पावर, अगेंस्ट में थे 30 और 10,000 और एब्सेंट थे इतने। तो मुझे तो बताओ अटेंडेड प्लस वोटेड कितने हैं? आंसर इज 100। ठीक है, अब ये नंबर्स में हो गया, अमाउंट में बताओ। अमाउंट 4.10 लाख। ओके, 4.10 लाख। मेजॉरिटी इन नंबर्स है, यस, 100 में से मेजॉरिटी, यस। 3/4 इन वैल्यू, मतलब 4,10,000 में से 3/4 की कंसेंट चाहिए। यस, 4 लाख की कंसेंट है, 3/4 को तो एक्सीड कर गई ना। यस, स्कीम इज अप्रूव्ड। समझ आ गया? एक दो सवाल बुक के एंड में ऐसे भी दिए हैं जिनमें अप्रूव नहीं हो रही है स्कीम, वैसे भी बनाए हुए हैं। फिलहाल कॉन्सेप्ट पे गौर कीजिएगा कि कब अप्रूव होगी कब रिजेक्ट होगी। चलो जी, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्शन टू बी रेज्ड बाय द शेयर होल्डर पब्लिक क्रेडिटर्स। यहां पर रेफर नोट नंबर इसे कर देना 2, रेफर नोट नंबर 2। अच्छा, नोट नंबर 2 कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? रेफर नोट नंबर 2, ये रहा नोट नंबर 2। ये क्या कहता है? कहता है ये जो स्कीम आप प्रपोज कर रहे हो ना, इसमें मेंबर्स हो या फिर क्रेडिटर्स हो, वो ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। अच्छा, लॉ में केवल इतनी सी बात लिखी गई है, ये जो आप देख रहे हैं ये बस इतनी सी बात लिखी गई है। ये नीचे एनालिसिस है, ये एनालिसिस करके बताया कि कब और किस टाइम होता है ऑब्जेक्शन रेज। देखो होता क्या है, आपने नोटिस के साथ में स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट भी मेंबर्स और क्रेडिटर्स को दे दी होगी। अब मेंबर्स और क्रेडिटर्स और स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को देखेंगे। अब एक सर्टेन कैटेगरी के मेंबर और क्रेडिटर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि उस पर ऑब्जेक्शन रेज करके कंपनी को कहेंगे कि कंपनी वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स देखूं तो ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकते हैं? जिनके पास कम से कम 10% की शेयर होल्डिंग होगी। और अगर मैं क्रेडिटर्स के टर्म्स में देखूं तो वो रेज कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 5% का आउटस्टैंडिंग डेट होगा। अब ये स्कीम को रोक नहीं सकते, ध्यान रखना, रोकना अलग बात है क्योंकि कंसेंट तो 3/4 की चाहिए, बट 10% वाले मेंबर्स या 5% वाले आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स ये कंपनी को अपनी ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि कंपनी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्कीम, द प्रपोज स्कीम। कंपनी जब अपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी या फिर जो क्रेडिटर्स की क्लास मीटिंग बुलाएगी तो उस क्लास मीटिंग में मेंबर्स या क्रेडिटर्स के सामने इनकी ऑब्जेक्शन रखी जाएगी कि हाँ जी ये लोगों की ये ऑब्जेक्शन है, ताकि मेंबर्स या क्रेडिटर्स जो भी डिसीजन लें तो वो इस ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर ले। गेटिंग इट? क्लियर है? चले, at the time when they receive a notice along with the scheme of the compromise oblig arrangement, they may submit their objections to the company and company to put their objections in front of the other members oblig creditors। तो ये इस इनकी ऑब्जेक्शन का ये लॉजिक है। अगर आप देखोगे तो चार्ट्स में यहां पर लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट में ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। यहां पर मतलब वो लास्ट में नहीं करेंगे, वो पहले फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन के बाद जब ट्राइब्यूनल नोटिस इन्हें डिस्पैच करेगा तो नोटिस के साथ में जो स्कीम आएगी ये उसी वक्त ऑब्जेक्शन अपनी रेज कर देंगे। ठीक है जी, चलो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं एक बार पूरे का पूरा सेक्शन आपको गो थ्रू करवा रहा हूं, पूरे का पूरा सेक्शन आपको पढ़वा रहा हूं। हालांकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना अपना, तो बस सेक्शन 230 को इस चार्ट के थ्रू ही पढ़ जाइएगा, डेट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है जी, आगे फिलहाल यहां पर अब मैंने कहा जी कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट में सब कुछ आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, सब कुछ आता है। इनमें मर्जर और अमलगमेशन में वैसे अकाउंटेंसी करते हुए आप देखते होंगे कि फर्क होता है मर्जर और अमलगमेशन में और टेक ओवर में भी, बट लॉ में चाहे टेक ओवर हो, चाहे अमलगमेशन हो, चाहे मर्जर हो, कोई फर्क नहीं है, सबके लिए बिल्कुल सेम कानून है, सब समान माने जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब मैंने कहा जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीमर्जर, तो डीमर्जर भी आपके नॉलेज के लिए वैसे बता रहा हूं कि दो तरीके के हो सकते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है पार्शियली डीमर्जर और एक होता है कंप्लीट डीमर्जर। अब पार्शियल डीमर्जर कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक्स लिमिटेड के पास 10 फैक्ट्रीज हैं, इसका डीमर्जर हुआ और डीमर्जर इस तरीके से हुआ कि एक्स लिमिटेड के पास कुछ फैक्ट्रियां बची और एक नई कंपनी खुली, उसके पास कुछ फैक्ट्रियां चली गई।
क्या एस एक्स लिमिटेड की एग्जिस्टेंस खत्म हुई? नहीं, एग्जिस्टेंस जारी रही, एग्जिस्टेंस सलामत रही। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डीमर्जर। कंप्लीट डीमर्जर कब माना जाता है? जब ए लिमिटेड में 10 फैक्ट्रियां हैं, उसमें 2 कंपनियां बट गई, एक बी लिमिटेड और एक सी लिमिटेड, आपस में फैक्ट्रियां बांट दी और ए लिमिटेड की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। तो इस टर्म को अपन लोग रियल लाइफ में कंप्लीट डीमर्जर का नाम देते हैं। ये केवल नॉलेज पर्पज से था। अगली बात, ये चीज थोड़ा सा रिलेवेंट है, ध्यान रखना। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सिचुएशन विल बी क्लासिफाइड एज अ डीमर्जर और नॉट। तो मैंने कंप्लीट और पार्शियल डीमर्जर क्यों कराया? इस एग्जांपल के कारण कि अगर मान लीजिए एक्स लिमिटेड के पास 10 फैक्ट्रियां हैं, 10 फैक्ट्रियों में से एक्स लिमिटेड के पास 6 रही और वाई लिमिटेड के पास 4 रही। अच्छा, अब मैं सवाल क्या कह रहा हूं कि वाई लिमिटेड के पास 4 फैक्ट्रियां चली गई हैं। अब वाई लिमिटेड ने इसकी पेमेंट कैसे की? क्योंकि 4 फैक्ट्रियां एक्स लिमिटेड की वाई लिमिटेड के पास चली गई हैं, तो वाई लिमिटेड ने पेमेंट कैसे की? वाई लिमिटेड ने अपने शेयर्स दिए विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यानी कि इन 4 फैक्ट्रियों के बदले में कंसिडरेशन क्या था? वाई लिमिटेड के शेयर्स जो कि एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को आपस में बांट दिए गए। बट सपोज अगर मैं कहता हूं शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड दे आर रिटेन्ड बाय द एक्स लिमिटेड, बल्कि एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को शेयर्स बांटे नहीं गए, बल्कि एक्स लिमिटेड ने अपने पास ही ये शेयर्स रख लिए। ओके, अब क्या होगा? 2 सिचुएशंस हैं। तो डीमर्जर किस सिचुएशन को कहा जाता है? जब वाई लिमिटेड के शेयर्स एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं, देन दिस स्कीम इज कॉल्ड डीमर्जर, और इसे कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट के अंदर गवर्न किया जाता है सेक्शन 230 के अंदर। बट अगर वाई लिमिटेड के शेयर्स एक्स लिमिटेड अपने पास रख ले, तो इसका मतलब एक्स लिमिटेड ने अपनी फैक्ट्रीज को बेचा है और वहां पर सेल ऑफ अंडरटेकिंग का सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए अप्लाई हो जाएगा। समझ आया मैंने क्यों बताया आपको कंप्लीट डीमर्जर पार्शियल डीमर्जर? इस सवाल को समझाने के लिए कि 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से क्लोज नाता है। वहां समझ लेना कि अगर कहीं ऐसा आ जाए तो 181 ए लगना है या फिर 230 लगना है, तो यहां पर डिपेंडेंसी रहेगी कि जो कंसिडरेशन आया डीमर्जर में वो किसके पास जा रहा है। अगर शेयर होल्डर के पास जा रहा है एक्स लिमिटेड के, तो इसका मतलब डीमर्जर है, कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट। अदरवाइज सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में केवल सेल ऑफ अंडरटेकिंग हुई है, मतलब 4 फैक्ट्रियां बिकी हैं। ठीक है, चले अब हम ये सेक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 230 देखिए जी क्या कहता है। कहता है जी वेयर अ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड, अच्छा, बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स, या फिर उनकी किसी भी क्लास के बीच में, बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, या फिर किसी भी क्लास के बीच में। फॉर एग्जांपल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, तो एनी क्लास ऑफ देम। द ट्राइब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी, कौन सी एप्लीकेशन है जी? ये फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन। अच्छा, और ऑफ एनी ऑफ द क्रेडिटर और मेंबर ऑफ द कंपनी, और इन द केस ऑफ अ कंपनी विच इज बीइंग बाउंड अप ऑफ द लिक्विडेटर, ओके, अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, जो कंपनी वाइंडिंग अप में होगी वहां पर लिक्विडेटर, और अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देखो जी, लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट में भी हो सकता है, क्योंकि वाइंडिंग अप के कुछ सिनेरियो कंपनीज एक्ट में भी है, और लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी हो सकता है, क्योंकि वाइंडिंग अप के कुछ सिनेरियो वहां पर भी हैं। तो इसलिए तो ट्राइब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी क्रेडिटर मेंबर और द लिक्विडेटर, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है और लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट चाहे इस एक्ट में हो या इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में हो, एज द केस में बी, ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर और अ क्लास ऑफ द क्रेडिटर और द मेंबर और द क्लास ऑफ द मेंबर, एज द केस में बी, टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज द ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट। ठीक हो गई इतनी बात भी, आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन कहती है, हाँ जी, एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना। कहता है जी अरेंजमेंट, जब मैं कहता हूं तो अरेंजमेंट इंक्लूड अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल, यानी कि जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज कर रही है, फॉर एग्जांपल चाहे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कर रही हो या फिर डिवीजन ऑफ शेयर कर रही हो, तो ये दोनों भी अरेंजमेंट के अंदर ही आएंगे। मतलब कॉम्प्रोमाइज या फिर स्प्लिटिंग अप या फिर डिवीजन ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर की नॉमिनल वैल्यू 1 रुपए थी,
कंपनी ने शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए कर दी और नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर दिया, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, मतलब नॉमिनल वैल्यू बढ़ा देना। इसका ऑपोजिट क्या हुआ, डिवीजन। तो दोनों ही अरेंजमेंट माने जाएंगे, मतलब क्या ट्राइब्यूनल की अप्रूवल ली जाएगी, यस। फिर कहता है जी कंपनी और एनी अदर पर्सन बाय हुम, ये ध्यान रख लेना, एक्सप्लेनेशन ध्यान रख लेना, तभी मैं पढ़वा रहा हूं एक बारी से। द कंपनी और एनी अदर पर्सन बाय हुम एन एप्लीकेशन इज मेड शेल डिस्क्लोज टू द ट्राइब्यूनल बाय द एफिडेविट। हाँ जी, क्या डिस्क्लोज किया जाएगा, कुछ नहीं, माफी, MAFI, माफी। हाँ जी, मेटीरियल फैक्ट रिलेटिंग टू द कंपनी सच एज द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, द ऑडिटर्स रिपोर्ट and the pendency of any investigation or the proceeding against the company, ये सब कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए यहां पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल प्रपोज की जा रही है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में, तो बताया जाएगा कि हम रिडक्शन ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कर रहे हैं। अब ये बड़ा सीरियस मामला है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, क्यों, क्योंकि कंपनी की पेड अप कैपिटल देखकर कंपनी के क्रेडिटर कंपनी में पैसा लगाते हैं। आज जब उन्होंने कंपनी की पेड अप कैपिटल देखकर उसमें पैसा लगाया तो कंपनी ने अपना पेड अप कैपिटल को कम करने का प्रपोजल किया है। बड़ा खतरनाक काम है ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल। सेक्शन 66 में कुछ सिनेरियो है जहां पर चर्चा की गई है, परंतु ट्राइब्यूनल की अप्रूवल जरूर लेनी पड़ेगी। तो इसलिए सेक्शन 230 कहता है अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आ रहा है तो भी एप्लीकेशन में हमें बता देना। फिर कहता है एनी स्कीम ऑफ द CDR कंसेंटेड टू बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ सच सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू इंक्लूडिंग। हाँ जी, CDR के साथ में क्या क्या बताया जाएगा आपको, क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किस तरीके से बाकी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट के हितों की रक्षा होगी, और ऑडिटर की रिपोर्ट दैट द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द CDR, जो फंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी की इस कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद शैल कंफर्म टू द लिक्विडिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। यानी कि जो बोर्ड का एस्टिमेट है कि हम इतना पैसा लाएंगे, ऑडिटर कंफर्म करेगा कि स्कीम में जो लिखा है और जो बोर्ड जो कह रहा है वो दोनों सेम अमाउंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट, वेयर द कंपनी प्रपोज टू अडॉप्ट द CDR गाइडलाइंस स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, ये जरूर बताया जाएगा। फिफ्थ, वैल्यूएशन रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये भी जरूर दी जाएगी। ठीक हो गई इतनी बात। तो ये हुआ CDR की स्कीम के साथ में क्या क्या जाएगा, तो CDR के साथ में ये सब जाएगा। आगे अगला पैरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जहां पर अप्रूवल की बात की गई है। क्या कहता है, कहता है जी वेयर अ मीटिंग इज प्रपोज्ड टू बी कॉल्ड इन परसुएंस टू द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। अच्छा, अप्रूवल की बात नीचे वाले पैरा में है। फिर क्या होगा, अगर मीटिंग प्रपोज की जा रही है तो नोटिस किसको दिया जाएगा, all the creditor or class of the creditor and to all the member of the class of the member and debenture holder of the company, इंडिविजुअली भी दिया जा सकता है at the registered address, at the address registered with the company which shall be accompanied by स्टेटमेंट। क्या क्या जाएगा इस नोटिस के साथ में, स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग द डिटेल ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। सर वैल्यूएशन रिपोर्ट ऊपर भी थी, वो तो कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग में कहा है, मतलब वैल्यूएशन रिपोर्ट तो जानी जानी है, अगर CDR है तो जाएगी जाएगी और ना हो तो भी जाएगी जाएगी। ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्ट तो जानी जानी है। एंड इफेक्ट क्या होना है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, KMP, प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर्स एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है ये सब आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइडेड डेट सच नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल आल्सो बी प्लेस्ड, हाँ जी ये ध्यान रखना, शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। इफ एनी का मतलब अगर वेबसाइट है तो डिस्क्लोज जरूर करना पड़ेगा क्योंकि वर्ड है शेल, बट साथ में इफ एनी भी है, तो इसका मतलब वेबसाइट है तो उस पर डिस्क्लोजर होगा और अगर नहीं है तो नहीं होगा। साथ में अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो फिर दिस डॉक्यूमेंट शैल आल्सो बी सेंट टू द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, or for placing on their website and shall also be published in the newspaper। न्यूज़पेपर में भी साथ में पब्लिकेशन होगा, जी हाँ न्यूज़पेपर में भी पब्लिकेशन होगा। आगे फिर उसके बाद ये वाला पैरा बेकार है क्या,
कहता है वेयर द नोटिस ऑफ मीटिंग अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिया जाता है तो उसमें यह भी लिखा जाएगा कि कब मेंबर आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का, अगर कंपनी के अंदर आकर वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है कैरियर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बट फिर भी एमसीक्यू में ये ध्यान रख लेना कि अगर ये पॉइंट बना दे कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो शायद देख लेना, पढ़ लो एक बार इसे कि अगर एडवर्टाइजमेंट इशू की जाती है तो उसमें टाइम बता सकता है कि कब तक वो कंसर्न पर्सन फ्री ऑफ चार्ज आकर रजिस्टर्ड ऑफिस पे इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मतलब इंस्पेक्शन में हेडिंग दे देता हूं, इंस्पेक्शन फ्री इंस्पेक्शन कब तक हो सकती है। आगे फिर कहता है जी नोटिस के अंदर यह भी बताया जाएगा कि क्या मेंबर वोट कैसे करेंगे, खुद करेंगे, प्रॉक्सी के थ्रू या पोस्टल बैलेट होगा, यह भी बताया जाएगा। कर चुके हैं। आगे अब आता है ऑब्जेक्शन का। ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकता है? ऑब्जेक्शन, हाँ जी, स्कीम के लिए ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकता है? Any objection to the scheme of compromise oblige arrangement shall be made only by a person holding not less than 10% of the shareholding या फिर having a debt amounted to not less than 5% of the total outstanding debt। तो ये लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इनकी ऑब्जेक्शन को रीड आउट किया जाएगा मीटिंग में मेंबर्स के सामने अप्रूवल से पहले। फिर उसके बाद हमने कहा था कि ये जो स्कीम है ट्राइब्यूनल क्या करेगा, इसका नोटिस अथॉरिटीज को भी देगा। 30 दिन है अथॉरिटीज के पास अपनी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। अ नोटिस along with all the document in such form as may be prescribed shall also be sent to the CG, the income tax, the RBI, the SEBI, the registrar, the stock exchange, the official liquidator, competition commission of India, इन सबको भी भेजा जाएगा। और such other regulator और authority जो भी लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द स्कीम है, ट्राई वगैरह, ये सब। कितने दिन है इनके पास? 30 डेज हैं ऑब्जेक्शन रेज करने के। अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं की तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। ठीक है जी। तो ये एंड में ना अगर आपको लगे कि कुछ यहां पर एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं तो उसे मार्क कर लेना, अदरवाइज केवल वो जो चार्ट है बस उसको गो थ्रू करके जाना जो हमने पढ़ा है। अभी तक मार्क करने लायक मुझे लगता है केवल एक एक्सप्लेनेशन आई है बस, और कुछ नहीं। या फिर ये इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार देख लिया होगा आपने, या फिर वैल्यूएशन, बस सॉरी एक्सप्लेनेशन जो ऊपर आई है बस ये, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का पॉइंट भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, मार्क कर लेना इसे क्या जी ये कुछ एक्स्ट्रा उसके अलावा देखने को मिल रहा है आपको। आगे 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 आगे, हाँ जी लो जी, ये आया सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। अब मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, मेजॉरिटी इन पर्संस रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर और क्रेडिटर्स और मेंबर और क्लास ऑफ द मेंबर, वोटिंग इन पर्सन भी कर सकते हैं, प्रॉक्सी के थ्रू भी और पोस्टल बैलेट के थ्रू भी, अगर एग्री कर जाते हैं स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को, एंड इफ सच कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट इज सैंक्शन बाय द ट्राइब्यूनल, उनकी अप्रूवल के बाद अगर ट्राइब्यूनल इसे सैंक्शन कर देता है, ठीक है जी, द सेम शैल बी बाइंडिंग, तो ये सब के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, सब लोगों के ऊपर ये स्कीम बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है जी। आगे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एन ऑर्डर बाय द ट्राइब्यूनल, हाँ जी, ट्राइब्यूनल जब अपना ऑर्डर पास करेगा तो उसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करने की बात कर सकता है कि प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, और रहा उनका डिविडेंड तो या तो कैश में दे दिया जाए या उसके बदले में भी इक्विटी शेयर दे दिया जाए। क्रेडिटर को प्रोटेक्शन करने की बात कहेगा, एक नया पॉइंट आया जो चार्ट में नहीं था। अगर कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के कारण वेरिएशन हो रहा है ऑफ द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के राइट का वेरिएशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड का रेट कम किया जा रहा है, तो फिर सेक्शन 48 के अंदर कुछ प्रोविजंस मेंशन है, उनका भी पालन किया जाएगा। तभी मैंने चार्ट में नहीं दिया, क्यों? क्योंकि सेक्शन 48 आपके सिलेबस में नहीं है, तो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स के राइट का वेरिएशन हो रहा है तो सेक्शन 48 के प्रोविजंस का भी पालन किया जाएगा। इसके अलावा अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज एग्रीड बाय द क्रेडिटर अंडर सबसेक्शन 6, एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द BIFR, खत्म हो चुका है आज की डेट में BIFR नाम का कोड,
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहले बीआईएफआर में होता था। तो कहता है जी, इफ द कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट इज एग्रीड टू बाय द क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर उसको अपनी अप्रूवल सबसेक्शन 6 के अंदर दे देते हैं, जो मेजॉरिटी नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू, तो एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सिका शैल अबेट, उसकी जरूरत नहीं है फिर, मतलब बीआईएफआर की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर्स की अगर अप्रूवल आ जाती है तो रेलेवेंट नहीं है, बीआईएफआर आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आगे, सच अदर मैटर इंक्लूडिंग द एग्जिट ऑफर टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी, हालांकि ये 2 पॉइंट दिए तो गए हैं बट रेलेवेंट बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना कि जी ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो वो एक बार गो थ्रू करते जाना, तभी मैंने पूरा का पूरा जो बेयर एक्ट है वो सब यहां पर डाल दिया है ताकि हम पढ़ लें। आगे, प्रोवाइडेड डेट, कोई भी स्कीम तब तक सैंक्शन नहीं होगी जब तक एक सर्टिफिकेट ऑडिटर के द्वारा नहीं आएगा जिसमें लिखा जाएगा, मैं मम्मी कसम खा के कह रहा हूं कि जो सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या फिर इंडियस वगैरह जो भी है उन सब का कंप्लायंस कर लिया गया है, ऑलरेडी हम चार्ट के अंदर समझ चुके थे ये पॉइंट भी। आगे, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है जी। ट्राइब्यूनल क्या ऐसा हो सकता है क्रेडिटर्स की मीटिंग से छुटकारा दिला दे? यस, क्रेडिटर की मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 90% इन वैल्यू एग्री कर जाते हैं बाय द वे ऑफ एफिडेविट टू द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑफ अरेंजमेंट। ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड मार्क कर लेना इसे, अगर वो एफिडेविट के द्वारा एग्री कर जाते हैं, मेरे ख्याल से वहां एफिडेविट अगर नहीं लिखा हुआ तो वहां लिख लेना चार्ट में विद एफिडेविट, ठीक है। आगे, चार्ट में विद एफिडेविट लिख देना, विद एफिडेविट। एक मिनट मैं लिखवा देता हूं, मैंने ना यहाँ शीट चेंज की है थोड़ी सी, मैं एक मिनट वहां लिख देता हूं, विद एफिडेविट एग्री होना जरूरी है, मतलब अब अगर आपको कुछ भी और एडिशनल लिखा हो इस चार्ट में, वैसे ये चार्ट सब कुछ है इसमें, बट अगर आपको फिर भी कुछ और दिख रहा हो एक्स्ट्रा तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, एफिडेविट लिखा था, अब पोपली यार क्या कर रहा था। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, लो जी। हाँ जी, अब एक चीज समझने वाली है, पॉइंट नंबर 10। हाँ जी, no compromise or arrangement in respect of any buyback of security shall be sanctioned by the tribunal unless such buyback is in accordance with the provision of section 68। यानी कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की फॉर्म में हो, कंसोलिडेशन की फॉर्म में, या फिर डिवीजन ऑफ शेयर्स की फॉर्म में हो, बायबैक हो, इन सब के लिए भी स्कीम ऑफ, इन सब के लिए भी ट्राइब्यूनल की अप्रूवल चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए या बायबैक के लिए आपको सेक्शन 66 प्लस सेक्शन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए सेक्शन 66 और बायबैक के लिए सेक्शन 68 के नियमों का पालन करना है। अच्छा, 68 क्या है? 68 अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, और 68 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद वो मजे लेने की कोशिश करे और आपसे 68 में घुसने की, मतलब कहीं ना कहीं वो ये वाला खेल ना खेल दे आपके साथ। तो 68 क्या है आपको यहां लिखा हुआ मिल जाएगा, 68 बायबैक है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट बायबैक की फॉर्म में हो रहा है तो 68 के नियमों का पालन करना है आपको। 68 कहता है बायबैक 2 लोग कर सकते हैं, एक कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ मिल जाएगा, प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक कर सकते हैं। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेफरेंस शेयर का बायबैक करने की पावर नहीं रखते, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी के मेंबर्स हैं और एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की पावर केवल मेंबर्स के पास ही है, बोर्ड के पास नहीं है। फिर बायबैक मेंबर्स भी कर सकते हैं, मेंबर्स अगर बायबैक करेंगे तो फिर मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, ये कंपनी के मालिक हैं
तो 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक ये लोग बायबैक कर सकते हैं, जिसमें से आउट ऑफ दिस हाँ जी, जो मैक्सिमम इक्विटी का बायबैक हो सकता है, मैक्सिमम इक्विटी वो हो सकता है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तक हो सकता है। तो ये मेंबर्स की पावर से है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है। तो ये सेक्शन 68 के नियम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बायबैक करना चाहते हैं तो इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन ये पास होगा जी, ठीक है जी। कहां पर पास होगा? इन बोर्ड मीटिंग। कैसे पता बोर्ड मीटिंग? क्योंकि सेक्शन 179 में भी हमने इस पे चर्चा की थी, 10% की लिमिट वहां पे भी मैंने आपको लिखवाई थी। मेंबर्स अगर बायबैक करते हैं तो मेंबर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, या फिर अगर पोस्टल बैलेट वाले आ रहे हैं तो पोस्टल बैलेट पास होगा। अगर पोस्टल बैलेट की कंडीशन मतलब 200 से ऊपर मेंबर हैं तो पोस्टल बैलेट पास होगा। ये लिखा हुआ आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये है बायबैक। सेक्शन 68 के नियमों का पालन करके ही बायबैक कर सकते हो, अगर कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट में बायबैक प्रपोज कर रहे हो तो। बायबैक के ऊपर पूछ सकता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के ऊपर पूछने के चांस नहीं है, क्योंकि उसके प्रोविजंस थोड़े अलग किस्म के हैं, वो नहीं पूछेगा, इसकी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए पूछ लिया तो मतलब एक सेपरेट क्लास तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए इंटर की, तो इसलिए मुझे नहीं लगता वो किसी भी हालत में पूछेगा। आगे तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बायबैक का है तो 68 के नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में इंक्लूड अ टेक ओवर मेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी में टेक ओवर की गाइडलाइंस एज पर द सेबी लगेंगी, हम वो गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, हमारी सेबी रेगुलेशंस में है। फिलहाल 11th पॉइंट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होगी। कहता है जी एनी एग्रीड पार्टी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल इन द इवेंट ऑफ एनी ग्रीवियंसेस विद रिस्पेक्ट टू टेक ओवर ऑफर ऑफ द कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनियां तो सभी के अंदर गवर्न होंगी, अदर देन लिस्टेड कंपनी में कोई भी अगर ग्रीवेंसेस होती है टेक ओवर के केस में, तो फिर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर कहां जा सकती है? ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है, और ट्राइब्यूनल जो है जो भी उसे अप्रोप्रिएट लगेगा वो ऑर्डर पास कर देगा। अच्छा, मेरे लिए ये भी रेलेवेंट नहीं है। फिलहाल इतना ध्यान रख लेना, अनलिस्टेड कंपनीज में अगर ग्रीवेंसेस हैं, अनलिस्टेड कंपनी में अगर ग्रीवेंसेस है तो एग्रीड पार्टी उन ग्रीवेंसेस को लेकर अदर देन लिस्टेड कंपनी में ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है कि हाँ जी मुझे इस टेक ओवर पे ऑब्जेक्शन है, मुझे इस टेक ओवर से ऑब्जेक्शन है, तो वो वहां जा सकते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन देख लो। For the removal of the doubt, it is hereby declared that the provision of section 66 shall not apply to the reduction of share capital effected in pursuance of the order of the tribunal under this section। लो जी, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मैंने कहा 66 करने की जरूरत नहीं है। 66 करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल की अप्रूवल आ गई, क्योंकि 66 में आपको समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो 66 को समझाने के लिए कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, लॉ में 3 सिचुएशंस दी हुई हैं जिनमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात की गई है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल कम करने जा रही है, जिसमें से एक परिस्थिति होती है कि कंपनी के पास एक्सेस पैसा आया, उसे रिफंड कर रही है। कंपनी के पास पैसा आया नहीं, अभी कॉल्स पेंडिंग थी, कंपनी ने कॉल्स ना मंगाने का डिसीजन लिया। और तीसरा होता है कि कंपनी अपना डिस्क्लोजर चेंज कर रही है, जिसमें लॉसेस को अपनी कैपिटल से सेट ऑफ कर रही है। ये तीनों बड़े एक्सट्रीम सिनेरियो हैं रियल लाइफ में जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा रिडक्शन ऑफ कैपिटल के ऊपर ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इंटर का टॉपिक है। 68 जिसकी मुझे लगी पॉसिबिलिटी है मैंने बता दिया है। बट अब हम बात करते, कहते हैं जी अगर मान लीजिए 66 की अगर मैं बात करूं तो 66 में एक बात है, 66 के अंदर
कि आपको ना ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ती है रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए। दोबारा बोलता हूं, सेक्शन 66 में रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए ट्राइब्यूनल की अप्रूवल चाहिए होती है। अच्छा, सेक्शन 68 में बायबैक में ट्राइब्यूनल की अप्रूवल नहीं चाहिए होती, वो मेंबर्स की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है, अब जब आप कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट के अंदर आए तो वहां पर रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी शामिल किया गया, वहां पर बायबैक को भी शामिल किया गया। रिडक्शन ऑफ कैपिटल के अंदर उसने लिख दिया कि अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल आप कर रहे हो, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 66 शैल नॉट अप्लाई टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर ट्राइब्यूनल की अप्रूवल मिल रही है तो बात सुनो ना, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल 2 बार लोगे क्या? नहीं ना। एक बार 66 में, एक बार 230 में, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। एक ही बार अप्रूवल लोगे ना। तो इसीलिए कह रहा है कि 66 के प्रोविजन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर 230 में आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हो तो। गेटिंग इट? तो क्योंकि यहां ट्राइब्यूनल की अप्रूवल आ ही रही है तो इसलिए 66 के नियमों का पालन दोबारा, मतलब वहां लिखा गया है कि वहां ट्राइब्यूनल की मीटिंग की बात की गई है। तो लो जी, ट्राइब्यूनल की मीटिंग करवाने की 66 में जरूरत नहीं है क्योंकि 230 में मिल रही है। दो अप्रूवल थोड़े ना लोगे, ट्राइब्यूनल के 66 में अलग 230 में अलग, ऐसा तो नहीं होगा। आगे बायबैक में लॉ में नहीं लिखा सेक्शन 68 में कि ट्राइब्यूनल की अप्रूवल होनी चाहिए, बट यहां पर लिखा है, क्या लिखा है कि अगर आप बायबैक कर रहे हो तो फिर 68 के नियमों का भी पालन कर लेना। अगर बायबैक कर रहे हो और कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट भी कर रहे हो, यानी कि कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम लाए हो आप और उसके अंदर बायबैक भी है, अगर बायबैक भी है तो फिर बायबैक के लिए 68 के नियमों का पालन क्या करना पड़ेगा? No compromise oblique arrangement in respect of the buyback shall be sanctioned unless such buyback is in accordance with 68। तो 68 के नियमों का पालन करना पड़ेगा क्योंकि 68 में ट्राइब्यूनल की अप्रूवल नहीं है, तो इसलिए 68 के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और ट्राइब्यूनल के पास फिर आना अप्रूवल के लिए, यानी कि बायबैक, हर बायबैक के अंदर टीसीएस हर दूसरे साल में बायबैक लाता है, तो क्या टीसीएस हर बार ट्राइब्यूनल के पास जाता है? नहीं, वो तब जाएगा ट्राइब्यूनल के पास टीसीएस अगर वो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम को साथ में लाए। यानी कि अगर बायबैक के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बायबैक हो रहा है, अगर अमेलगमेशन के वक्त बायबैक हो रहा है, डीमर्जर के वक्त बायबैक हो रहा है, तो वो जो स्कीम आएगी ना उसके अंदर अगर बायबैक भी है स्कीम के अंदर, तो फिर उस बायबैक के लिए आपको ट्राइब्यूनल की अप्रूवल भी चाहिए और 68 के नियमों का पालन भी चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात? क्या मैं इसके ऊपर एक नोट बना के दे दूं आपको फिर भी, जहां मैंने वो बनाया ना अभी बायबैक के बारे में लिखा है, तो वहीं पर एक नोट भी लिख दूंगा कि क्या होता है, सिनेरियो क्या होता है, जो भी मैंने अभी बोला है मैं वहां सारा कुछ लिख दूंगा कि कैसे कैसे होता है बायबैक में। वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर स्कीम के साथ प्रपोज कर रहे हो तो जरूरत है। और 66 में क्योंकि ऑलरेडी ट्राइब्यूनल की अप्रूवल की जरूरत, ट्राइब्यूनल चाहिए, तो फिर अलग से 66 में दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 230 में अप्रूवल ले रहे हो। तो ये था जी आपका पूरे का पूरा सेक्शन नंबर 230। अब हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कहता है सेक्शन 231। ये क्या कहता है जी? बात करता है पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल टू एनफोर्स द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। नाउ व्हाट डज इट मीन? कहता जी हुआ क्या कि ट्राइब्यूनल ने ना एक स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट सैंक्शन कर दी। अब जब वो स्कीम सैंक्शन हो गई तो सैंक्शन होने के बाद ट्राइब्यूनल की पावर खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, ट्राइब्यूनल की पावर रहेगी उस स्कीम को कॉम्प्रोमाइज करने की भी, सॉरी सुपरवाइज करने की भी। तो यानी कि स्कीम सैंक्शन करने के बाद ट्राइब्यूनल विल कीप ऑन सुपरवाइजिंग द स्कीम एज वेल कि स्कीम सही चल रही है या नहीं। क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट होती रहती है ट्राइब्यूनल के पास। इसके अलावा ट्राइब्यूनल के पास पावर होगी कि अगर मान लीजिए उस स्कीम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, यानी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर और एट एनी टाइम देयर आफ्टर, अगर मान लीजिए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि पैसा लेके आना है आपको 500 करोड़, जैसे विजय माल्या का एग्जांपल लूं तो उन्होंने 1000 करोड़ लाना था विद इन 6 मंथ फ्रॉम द बैंक लोन, फ्रॉम द सैंक्शनिंग ऑफ द स्कीम। 6 महीने हो गए, विजय माल्या पैसा नहीं ला पाया।
ट्राइब्यूनल ने विजय माल्या को 3 महीने का और वक्त दिया, नहीं ला पाया। 2 महीने का और वक्त दिया, फिर भी नहीं ला पाया। तो ट्राइब्यूनल ने कहा कि जब तक ये अपना पैसा नहीं लाएगा तब तक क्रेडिटर्स भी अपना पैसा नहीं लाएंगे। अब ये पैसा ला नहीं पा रहा तो मतलब क्रेडिटर्स भी नहीं लाएंगे, तो अल्टीमेटली ये स्कीम चल ही नहीं सकती। तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या, कि अब इसे वाइंडिंग अप ही कर दिया जाए। यानी कि अगर मान लीजिए मॉडिफिकेशन करने के बाद भी ट्राइब्यूनल को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट जो मैंने सेक्शन 230 में सैंक्शन किया है उसका इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता, चाहे विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बंदा पैसे लाने को तैयार नहीं है। एंड द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, और कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती, तो इट मे मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और ये जो ऑर्डर होगा ट्राइब्यूनल का, ये सेक्शन 273 का ऑर्डर कहा जाएगा, जो हम वाइंडिंग अप के अंदर पढ़ेंगे। बट अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ये जो ट्राइब्यूनल है ना वर्ड रिप्लेस कर दिया जाएगा और वहां पर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ये पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये है मेरा सेक्शन 231। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब मेरा आता है अगला सेक्शन। बस 231 इतना सही है, एक बार दोबारा से रिकॉल करवा लो 231। देखो जी, ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल ने एक स्कीम सैंक्शन की सेक्शन 230 में, कॉल्ड एज स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। उस स्कीम का सुपरवाइज करने की पावर भी ट्राइब्यूनल के पास है, और अगर उस स्कीम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन करने की पावर भी ट्राइब्यूनल के पास है। ये दोनों पावर ट्राइब्यूनल के पास है। ठीक है जी। अब आगे, अगर मान लीजिए मॉडिफिकेशन करने के बाद भी या मॉडिफिकेशन किए बिना ट्राइब्यूनल को यह लगता है कि ये स्कीम वर्कआउट हो ही नहीं सकती, कोई पार्टी अपना कर्तव्य नहीं निभा रही होगी, जैसे कि विजय माल्या का केस मैंने बताया, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है इस केस में, वाइंडिंग अप ऑर्डर कर सकता है कि बेटर रहेगा कि कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया जाए। ठीक है जी। बट ट्राइब्यूनल की जगह हम वर्ड क्या कंसीडर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, कब, अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात होगी। चले, तो ये था हमारा सेक्शन 231। 231 के बाद अब हम आते हैं 232 पर, जो स्पेसिफिक सेक्शन है अमलगमेशन या डीमर्जर के लिए। ध्यान रखना, अमलगमेशन या डीमर्जर के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है। व्हाट डज इट मीन? मतलब ये है कि देखो, अमलगमेशन हो या डीमर्जर हो, 230 तो लगना ही लगना है, क्योंकि 230 तो स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट है, वो तो लगना ही लगना है। पर जब स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएगी और ट्राइब्यूनल को दिखेगा कि यहां पर अमलगमेशन की बात की गई है, मर्जर की बात की गई है, डीमर्जर की बात की गई है, अमलगमेशन की बात की गई है, मर्जर की बात की गई है, डीमर्जर की बात की गई है, तो ट्राइब्यूनल क्या कहेगा कि 230 तो लगना ही लगना है। एन एप्लीकेशन इज मेड टू ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 230, बट क्योंकि उसमें इन तीनों की बात की गई है तो 232 के भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन लग जाएंगे। तो 232 यानी कि 232 इज इन एडिशन टू 230, बट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ 230। गेटिंग इट? तो 232 इज इन एडिशन टू सेक्शन 230। मतलब इन केस ऑफ अमलगमेशन, इन केस ऑफ मर्जर, इन केस ऑफ डीमर्जर 230 तो लगना ही है, बट 232 एडिशनल प्रोविजंस हैं कुछ। अच्छा, क्या कहता है, पहले चार्ट से समझिएगा। कहता है एप्लीकेशन मेड हुई ट्राइब्यूनल को अंडर सेक्शन 230 एंड इट इज शोन टू द ट्राइब्यूनल को बताया गया कि इस कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट में व्हाट वी आर डूइंग इज दैट द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो है इज प्रपोज्ड की गई है एज अ स्कीम ऑफ द अमलगमेशन ऑब्लिक मर्जर ऑब्लिक डीमर्जर। ठीक है जी। एंड इस स्कीम के अंदर all the properties, assets and liabilities or part thereof of the transferor company shall become the assets oblique liability of the transferee company. For example, all the assets of Satyam are getting transferred to Tech Mahindra. ठीक है? All the assets of Hutch are getting transferred to Vodafone. ठीक है? आगे
एनसीएलटी में इशू अ डायरेक्शन टू फॉलो द प्रोसीजर अंडर 230, मतलब 230 का प्रोसीजर चलेगा, वही मेंबर्स की अप्रूवल, वही क्रेडिटर्स की अप्रूवल सब ली जाएगी। एंड आल्सो इशू द फॉलोइंग ऑर्डर, दीज आर द एडिशनल ऑर्डर इन एडिशन टू सेक्शन 230, दैट इज additional orders in addition to section 230 के अलावा है भाई साहब ये, ठीक है जी। आगे पहला ऑर्डर पास किया जा सकता है डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विदाउट द वाइंडिंग अप। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपके पास सत्यम की सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई थी टेक महिंद्रा को, तो सत्यम का क्या हुआ, सत्यम का कर दिया गया डिसोल्यूशन विदाउट इवन फॉलोइंग द वाइंडिंग अप, बिना वाइंडिंग अप के डिसोल्यूशन कर दिया गया। सेकेंड, अप्रूवल ऑफ द अमलगमेशन और मर्जर वेयर बाय द ऑर्डर में बी पास्ड। अच्छा, पहली बात सारी एसेट्स ट्रांसफरर कंपनी का डिसोल्यूशन विदाउट इवन फॉलोइंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, और दूसरी बात फॉलोइंग ऑर्डर्स। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, लो जी ये ऑर्डर्स हैं, CPT रिवर्स मर्जर, CPT RM। हाँ जी, ऑर्डर में क्या कह सकता है ट्राइब्यूनल, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, लीगल प्रोसीडिंग ट्रांसफरर कंपनी के खिलाफ, अब वो ट्रांसफरी कंपनी के नाम पर चलेंगी। भूषण स्टील के सारे केस टाटा स्टील के पास चलेंगे, सत्यम के सारे केस टेक महिंद्रा के नाम पर चलेंगे। परचेस कंसिडरेशन क्या होगा, जो कि ट्रांसफरी कंपनी पे करेगी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी, अ पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, जिन्होंने एफडीआई रूट के थ्रू इन्वेस्ट किया है, उनका कंसिडरेशन क्या होगा, उनका अलग से कंसिडरेशन बताना कि क्या होगा, ठीक है ना। तो उन्हें स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है, प्रायोरिटी इन द सेंस कि देखो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, क्योंकि स्कीम में हमने आपके बारे में स्पेशल लिखा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई लड्डू खास मिलेगा, कोई लड्डू खास नहीं मिलना, नॉर्मल जो सबको मिलना है वही इनको मिलना है, बट उनको सेपरेटली नाम लेके दिया जाएगा। हाँ रामलाल, यूएसए वाले ले तेरा लड्डू, बस। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को क्या पेमेंट की जाएंगी, क्या कंसिडरेशन पे किए जाएंगे। फिर जो एम्प्लॉयज हैं ट्रांसफरर कंपनी के, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी में। वो फर्नीचर नहीं है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कुछ कराऊंगा जिसमें कहूंगा कि एम्प्लॉय जाने से मना कर सकते हैं, यस। और रिवर्स मर्जर, रिवर्स मर्जर का मतलब है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है उसे टेक ओवर कर रही है कोई और कंपनी जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। यस, मॉन्डेलीज, किसने जी टेक ओवर किया, मॉन्डेलीज ने। किसको टेक ओवर किया, मॉन्डेलीज ने टेक ओवर किया कैडबरी इंडिया को। कैडबरी इंडिया लिस्टेड कंपनी थी, मॉन्डेलीज यूएसए की कंपनी थी जो कि अनलिस्टेड थी, तो अनलिस्टेड कंपनी ने लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर किया। इसे कहते हैं रिवर्स मर्जर, ठीक है। तो जब अपना आदेश दिया जाएगा ट्राइब्यूनल के द्वारा, आदेश किस चीज का, डिसोल्यूशन का, तो उस आदेश में ये सारे ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। उसके बाद रिवर्स मर्जर क्या होता है, where the transferor company is a listed company and the transferee company is an unlisted company, NCLT may direct that transferee company shall continue as an unlisted company until it opted to become a listed company, and payment to dissenting shareholder जो कि opt out करेंगे ट्रांसफरी कंपनी के होने से। भाई साहब चांदी निकलती है इस टाइम, अगर ऐसा हो जाए ना तो चांदी निकल जाती है शेयर होल्डर की। कैसे, मॉन्डेलीज ने कहा कि हम कैडबरी इंडिया को टेक ओवर करने जा रहे हैं। देयर वर सम 8,000 शेयर होल्डर्स। उन्होंने कहा जी हमें तो कंपनसेशन दो। 250 का शेयर प्राइस था। मॉन्डेलीज ने कहा ठीक है 500 पर शेयर हम आपको पे करते हैं, डन।
उन शेयर होल्डर की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी कैडबरी है, बस 500 रुपये पर शेयर, ऐसा थोड़ा ना होता है, कंसेंट नहीं दी। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा भाई 250 का शेयर प्राइस है, 500 पे कर रहा है, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा सर कैडबरी है, आप देखो ना, करा लो वैल्यूएशन। E&Y को वैल्यूएशन पे लगाया गया, वैल्यूएशन रिपोर्ट ने कहा कि शेयर की कीमत बनती है 1500 रुपए, 1500। कंपनी ने कहा ओके, मॉन्डेलीज ने कहा ओके 1500। शेयर होल्डर ने कहा कैडबरी है, बस 1500। कंपनी ने कहा एक काम करो 1800। इन्होंने कहा कैडबरी है, बस। इसी पूरी लड़ाई झगड़े में 2-3 साल बीत गए। फिर दोबारा वैल्यूएशन E&Y से करवाई गई 2-3 साल बाद। इस बार E&Y ने वैल्यूएशन निकाल के दी 2200। शेयर होल्डर ने कहा नो कैडबरी है। अल्टीमेटली कंपनी ने ऑफर किया 2400। इन्होंने अपनी कंसेंट दे दी, क्योंकि अब डर था, कंपनी ने कहा था कि अगर आपने ये प्राइस पे एग्री नहीं किया तो फिर हम अपनी स्कीम वापस ले रहे हैं, हम करेंगे नहीं, कंपनी को टेक ओवर ही नहीं कर रहे। इवेंचुअली within a span of 4 years they ended up in getting 2400 per share from their existing share price of 250 per share. Dissenting shareholder, लिस्टेड कंपनी थी, टेक ओवर कोई अनलिस्टेड कंपनी कर रही है, किस्मत खुल गई। चले, नो कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट शेल बी अप्रूव्ड बाय द ट्राइब्यूनल अनलेस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर कि एएस सारा कंप्लाई किया गया है। एक बार ट्राइब्यूनल का अप्रूवल आने के बाद उसकी जो ट्राइब्यूनल का अप्रूवल है वो आरओसी के पास सबमिट कर दिया जाएगा विद इन 30 डेज। ठीक है जी, आगे। हाँ जी, तो हमने कहा जी ट्राइब्यूनल ये सारे ऑर्डर तो पास करेगा ही करेगा जिनकी ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखी है। इसके अलावा ट्राइब्यूनल क्या करेगा? वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द ट्राइब्यूनल मर्जिंग द कंपनीज, अमेलगमेशन वगैरह अप्रूव करते हुए, the following shall also be required to be circulated for the meeting so ordered by the tribunal namely। मान लीजिए अगर कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट के अंदर अमेलगमेशन मर्जर वगैरह प्रपोज किया जा रहा है, तो जो नोटिस ऑफ मीटिंग होगा उसके अंदर साथ में क्या क्या भेजा जाएगा, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि नोटिस ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग होगी अंडर सेक्शन 230 शेल आल्सो कंटेन, उसके अंदर कुछ और चीजें आएंगी, शेल आल्सो कंटेन्स, क्योंकि 230 में अप्रूवल चाहिए, वही मेजॉरिटी नंबर प्लस 314 वैल्यू की, तो 230 के अंदर नोटिस ऑफ मीटिंग भी जाता है। अब क्योंकि नोटिस जो है वो अमेलगमेशन मर्जर वगैरह का है, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी डाल देना नोटिस के साथ में। क्या? द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्कीम। यार ये तो ऑलरेडी 230 में लिखा हुआ था, पता नहीं किसने कॉन्सेप्ट बनाया, दिमाग हिला हुआ था उसका। ऑलरेडी 230 में लिखा है तो क्यों मेंशन कर रहा है यहां? चलिए, कंफर्मेशन दैट कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट स्कीम हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वाह, शुक्र है कोई नई चीज मिली कि कंफर्मेशन कि हमने स्कीम की कॉपी फाइल कर दी है वहां पर आरओसी के पास। अ रिपोर्ट अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द मर्जिंग कंपनी एक्सप्लेनिंग देयर इफेक्ट। इस स्कीम का प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, केएमपी शेयर होल्डर के हितों पे क्या प्रभाव है? पागल बना रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे लिख चुके हैं 230 में, तो यहां क्यों मेंशन करने की जरूरत है? नहीं मेंशन करने की जरूरत, दिमाग खराब है जिन्होंने भी लिखा है। फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑलरेडी वहां पर लिखी हुई है। फिर एक नई चीज आई, शुक्र है शुक्र है, अ सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ओह अच्छा, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जो ये मर्जिंग कंपनीज है ना, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, ये था 31 मार्च 2024। अब यहां पर प्रपोज्ड किया गया है, प्रपोज्ड मर्जर ये प्रपोज किया गया है 1 दिसंबर 2024 को। अब क्योंकि ये गैप जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, जो प्रपोज मर्जर है, जो मर्जर जब प्रपोज किया गया, फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन जब प्रेजेंट की गई,
तो गैप जो है वो मोर देन 6 मंथ है। क्योंकि गैप मोर देन 6 मंथ है तो अब आपको इनकी एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। सप्लीमेंट्री अकाउंट स्टेटमेंट एक देनी पड़ेगी। और जिस सप्लीमेंट्री अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आप 1 अप्रैल से लेकर यहां के लगभग आप एक अकाउंट स्टेटमेंट बनाकर देंगे और साथ में नोटिस के साथ में अ सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट इफ द लास्ट एनुअल अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द मर्जिंग कंपनी रिलेट टू द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग more than 6 months before the first meeting of the company summoned for the purpose of approving the scheme। जो मीटिंग मेंबर्स की या क्रेडिटर्स की बुलाई जाएगी उससे 6 महीने पुरानी अगर हो चुकी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर से लेकर उस मीटिंग तक 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी जाएगी वहां तक की। ठीक है जी, इतनी बात भी क्लियर है। तो ये तो थी हमारी समरी। अब यहां पर एक स्पेस है फॉर द एमसीए क्लैरिफिकेशन। अच्छा, एमसीए की क्लैरिफिकेशन क्या कहती है ये भी सुन लीजिएगा। हाँ, पहली बात, एमसीए की क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे लॉ में लिखा था कि इफेक्टिव डेट ऑफ एमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, डीमर्जर क्या होगी? जिस दिन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद आप उस ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फाइल करते हो अलोंग विद द आईएनसी 28 जो हमने 230 में डिस्कस किया, वो डेट होगी इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम, यानी कि स्कीम उस दिन से इफेक्टिव मानी जाएगी। बट आप जो अकाउंट्स के अंदर एएस या इंडियस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो वहां पे अलग डेट होती है, वहां पे रिजिड नहीं है। वहां पे तो बताते हैं कि कंपनी बताएगी कि उनकी कौन सी डेट होनी चाहिए, इफेक्टिव डेट क्या होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इवेंचुअली क्या किया, जो इंडियस और एएस में लिखा हुआ है उसी को अडॉप्ट किया और क्या कहा, ये एमसीए सर्कुलर लेकर आए और इसमें कहा गया अ क्लैरिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय द एमसीए रिगार्डिंग 232 सबसेक्शन 6। अभी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लैरिफिकेशन the provision of section 232 subsection 6 of the act enable the companies in question to choose and state an appointed date। appointed date मतलब effective date, कि effective date of the scheme क्या होगी, किस दिन से effect में आएगी स्कीम। this date may be a specific calendar date जो कंपनी दे सकती है और may be tied up to the occurrence of the event। for example, जिस दिन कंपनी को ट्राई के द्वारा लाइसेंस मिल जाएगा, जिस दिन कंपनी को आरबीआई का लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसे कुछ भी। और ऑफ एनी प्री कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, जिस दिन ए लिमिटेड 1000 करोड़ एडिशनल ले आएगी, कुछ भी। ठीक है जी, कोई भी डेट हो सकती है। द अपॉइंटेड डेट आइडेंटिफाइड अंडर द स्कीम शैल आल्सो बी डीम्ड टू बी द एक्विजिशन डेट एज पर इंड AS 103। ठीक है, यही आप समझते हो इंड AS में। Where the appointed date is chosen as a specific calendar date, it may precede the date of the filing of the application for the scheme of the merger or amalgamation in the NCLT। यानी कि जिस दिन आपने NCLT को एप्लीकेशन फाइल की उससे पहले की भी डेट हो सकती है। यस, इनफैक्ट फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन से पहले भी हो सकती है। यस, बट हाउएवर इफ द अपॉइंटेड डेट इज सिग्निफिकेंटली एंटेडेटेड, एंटेडेटेड मतलब बहुत ज्यादा पहले की है, इनफैक्ट 1 साल से भी ज्यादा की पहले की है, तो आपको बस जस्टिफिकेशन दे देना कि ऐसा क्यों आप कर रहे हो, इतनी पहले की इफेक्टिव डेट क्यों ले रहे हो, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। पता लगा शेयर होल्डर का शेयर प्राइस ही खत्म हो जाए आपके इस डिसीजन के कारण, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस क्यों एंटीडेटेड ले रहे हो इतना पुराना, ये बता देना। ठीक है जी, आगे फिर कहते हैं जी द स्कीम में आइडेंटिफाई द अपॉइंटेड डेट based on the occurrence of triggered event which is a key to the proposed scheme। for example, A limited will bring in 1000 capital, this is a trigger point, और जिस दिन वो 1000 करोड़ लेके आएंगे this would be the appointed date। अच्छा, and agreed to by the parties to the scheme। for example, A limited to bring
₹500 करोड़। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये क्या ट्रिगर इवेंट है। अब क्या होगा, इस इवेंट पे ये स्कीम इफेक्टिव होगी। This event would have to be indicated in the scheme itself, upon the occurrence of which the scheme would become effective. However, in case such event-based date being a date subsequent to the date of filing of the order with the ROC, NCLT का ऑर्डर जो आप ROC को फाइल करते हो, ये डेट उसके भी बाद की है, ट्रिगर डेट उसके बाद की आती है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, द कंपनी शेल फाइल द इंटीमेशन ऑफ द सेम विद द ROC विद इन 30 days ऑफ सच स्कीम कमिंग इनटू फोर्स। यानी कि जिस दिन भी ये ट्रिगर्ड हुआ इवेंट, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप ROC को फाइल कर दोगे कि हाँ जी ये स्कीम इफेक्टिव हो गई है। यानी कि पहले NCLT का ऑर्डर आने के बाद भी आपको ROC को फाइल करना है, और जिस दिन इस स्कीम का ट्रिगर्ड होगा, क्योंकि फ्यूचर में होना था, ट्रिगर्ड होगा, उस ट्रिगर्ड होने के 30 दिन के अंदर भी आपको ROC को फाइल करना है। तो ROC को अगर फ्यूचर का इवेंट है तो 2 बार फाइलिंग होगी। सारा झगड़ा केवल इसलिए था क्योंकि लॉ में लिखा था केवल इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम विल बी NCLT का ऑर्डर जिस दिन आपने ROC को 30 दिन के अंदर जमा कराया अलॉन्ग विद द E-Form 28। ठीक है, जिसके लिए क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी मिनिस्ट्री को कि नहीं 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 नहीं, पार्टीज विल डिसाइड नाउ। वो एंटीडेटिव भी हो सकती है, वो फ्यूचर ट्रिगर्ड इवेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये था जी हमारा सेक्शन 232। मैं एक काम कर सकता हूं, क्या मैं आपको 232 पढ़ने के लिए दे सकता हूं? एक बार आप 232 पढ़िएगा सारा, क्योंकि ये समरी में ना हमने सब कुछ ही कवर कर लिया। जैसे 230 में लगभग कवर कर लिया था, 230 में फिर भी 1-2 पॉइंट थे, 66, 68 इसमें वो भी नहीं है, सारा हमने कवर कर लिया है। अब हम अगली क्लास के अंदर 233, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। डन है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।